YouTube पर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देने वाला सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको कोई खबर देता हूँ तो वो बावसूख जराए से देता हूँ, ऑथेंटिक खबर आपको देता हूँ। लिहाजा इस वीलॉग को भी आपने ऐसे ही सुना है। आज जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, धमाके खेज न्यूज में आपको दे रहा हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग। अगली गेम जो अब आने वाली है, वक्त से पहले मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। ये जो वीलॉग आज आप सुन रहे हैं, ये मैंने आज से 5 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। किसी ख़ास वजह से उस वीलॉग को मैं अपलोड नहीं कर सका। कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कुछ बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लिहाजा आज मैं वही वीलॉग दोबारा रिकॉर्ड करके वही तमाम बातें आपके सामने रखने लगा हूँ। कल मैंने एक ट्वीट किया था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। यही वीलॉग आज का शोर लेकर के आने वाला है। आपने आखिर तक रहना है इस वीलॉग में। बहुत अहम इंकशाफात आपके सामने करने लगा हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चलाई जाएंगी, उन ऑडियोज़ को गौर से सुनना है और पूरी गेम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो डाली जा रही है इस वक्त, उस पूरी गेम को आपने समझना है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको एविडेंस के साथ ये तमाम मामला आपके सामने खोल करके रखने लगा हूँ। सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूँगा। पंजाब पुलिस ने कल बुशरा बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिश्वत दे रही थी जेल हुक्काम को। इसके ऊपर आपके इस भाई ने आपको अगस्त की 11 तारीख को वीलॉग करके बता दिया था कि बुशरा बेगम से पैसे मांगे गए जेल में। ये सुनिए रिकॉर्डिंग। बहुत ही अहम चीज़ वहाँ पर और हुई है। वो अहम चीज़ ये थी कि बुशरा बेगम मुलाकात के बाद जब जा रही थी तो उन्हें कुछ जेल के अमले की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक कैंटीन है और कैंटीन से खान साहब के लिए गोश्त या अच्छे खाने की चीज़ हम ले सकते हैं अगर आप हमें पैसे दे दें तो। ये एक ट्रैप था उनके लिए, बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है कि वो उन्हें पैसे देती वहाँ पर और उस चीज़ को कैमरों के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता, या फिर उसे किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा बना करके उनके ऊपर एक और किस्म का केस डाल दिया जाता। जी हाँ, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको ये बता दिया था कि कैसे बुशरा बेगम को एक ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। आज जाकर के आपको मालूम पड़ा कि पंजाब पुलिस उन पर रिश्वत देने के इल्ज़ामात लगाती है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि YouTube पर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देने वाला सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको कोई ख़बर देता हूँ तो वो बावसूख ज़राए से देता हूँ, ऑथेंटिक खबर आपको मैं देता हूँ। लिहाजा इस वीलॉग को भी आपने ऐसे ही सुनना है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियाँ। इस वक्त एक बहुत अहम शख्स है जिसका नाम है अहमद मंसूर अनवर। उससे पहले ये समझ लें कि अजहर सदीक ने आज से 5 दिन पहले एक वीलॉग किया जिसमें उसने मुख्तसरन बात की। डिटेल में उसने ये बात नहीं की, इशारे में उसने बताया लोगों को। डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। ये अजहर भाई की जरा रिकॉर्डिंग सुन। ये बात है बड़ी अहम है। मैंने रात के प्रोग्राम में बता दिया था कि जो बुशरा बीवी का चला जाते सबूत मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। मैंने खत भी लिखे हुए हैं। वो खाते में दोनों बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। जो मेरा मौक़िफ़ से पहले तो बाद में जो कमर जाके बयान हल्फी अपना वो ड्रामा करके जो झूठा सा बनाकर वो दिया है, वो मैंने सामने रखा। वो मैंने बैकग्राउंड पे चल रहा है लेटर। एक लेटर मैंने फर्स्ट शादी की तरफ से लिखा है कि उसमें केस कोई नहीं है, ज़बरदस्ती यानी बता रहा है बयान हल्फी किसका बनाना चाहते हैं कि जनाब फलां बंदा जो है उसके साथ पता है कोई बंदा वो कौन है। इस पर ट्वीट भी मैंने कर दिया था। पूरा किस्सा आपके सामने एविडेंस के साथ आज रखने वाला हूँ। अहमद मंसूर अनवर नाम का ये शख्स फराह खान, जो कि बुशरा बेगम की दोस्त थी, उनकी कंपनी गौसिया बिल्डर्स में अकाउंटेंट की जॉब करता था। इस शख्स को एंटी करप्शन के अदारे ने छोटी ईद उल फितर के बाद से उठाया और अगस्त तक हब्से बेजा में रखा। उनके बाकी मुलाजमीन को भी उठाया गया, अगवा किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एविडेंस जमा करने की कोशिश की गई फराह खान के खिलाफ, यानी कि बुशरा बेगम के खिलाफ। लिहाजा इस शख्स को हब्से बेजा में रखने के बाद एंटी करप्शन और मुख्तलिफ किस्म के इदारों के पास फिर गेम क्या डाली गई कि एंटी करप्शन का ही एक शख्स इस अनवर मंसूर के वालिद के पास जाता है और उसे कहता है मैं आपका वकील हूँ,
جو میں آپ کو کہوں گا وہ آپ کریں گے. لہٰذا عدالت میں ایک درخواست دی جاتی ہے اور درخواست میں لکھا جاتا ہے کہ مجھے اینٹی کرپشن والے گرفتار نہ کر لیں. یہ ڈر تھا اور اس ڈر کی وجہ سے میں روپوش ہو گیا تھا. اب جب کہ انویسٹیگیشن کے لیے میں اویلیبل ہوں، جبکہ وہ روپوش نہیں ہوا تھا. اینٹی کرپشن کے ادارے اور مختلف اداروں کے پاس حبس بے جا میں وہ شخص رکھا ہوا تھا. بہرحال آج جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ایک دھماکے خیز نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو میں سناتا ہوں اس انور احمد منصور انور کی ریکارڈنگ. یہ شخص اس ریکارڈنگ میں برملا اظہار کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں نے مجھ سے کورے پیپر کے اوپر سائن لیے، ایک خالی کاغذ کے اوپر سائن لیے اور اس کے بعد مجھے چھوڑا. اب جا کر کے یہ مجھے دوبارہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ بیان حلفی کے اوپر آ کر کے سائن کرو، اور اس بیان حلفی میں ایک ایسی واردات لکھی ہوئی ہے جس واردات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں کچھ نہیں جانتا اس واردات کے بارے میں. ذرا یہ ریکارڈنگ سنیں آپ. سر منصور بات کر رہا ہوں میں، احمد منصور انور. جی کیا حال ہے منصور، آ گئے واپس؟ ہاں جی سر میں آ گیا ہوں. لاسٹ منڈے کو میں آیا تھا. اچھا. تو آج ان کی 8:30 بجے مجھے دوبارہ کال آئی ہے کہ کل آپ نہ پیش ہو. ایک کوئی کہہ رہے کہ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریٹرن میں لکھوانا ہے کہ جی جو کوئی یہ پرسن، مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں لکھوانا ہے کہ جی انہوں نے میرے سامنے پیسے دیے ہیں. اچھا، یعنی تم جانتے نہیں پتا، تم جانتے نہیں اس کو اور اس کے بارے میں لکھوانا ہے؟ ہاں جی میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے ان کا پتہ ہے، نہ میرے سامنے وہ کام ہوا ہے. تم یہ بتاؤ تمہیں انہوں نے رکھا کہاں رکھا؟ لاہور رکھا یا اس گجرات میں بھی رکھا تھا تمہیں انہوں نے؟ سر لاہور میں ہی تھا. لاہور میں یا اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھے؟ ہاں جی. نہیں اتنا دن اینٹی کرپشن والوں نے رکھا تمہیں یا کوئی اور کسی نے رکھا تمہیں؟ اینٹی کرپشن یعنی یہ فرید کڑا اسی رکھا جب سے تم یہ یعنی چھوٹی عید سے لے کر اتنے دنوں تک تمہیں بڑا مشکل کام ہے یار. بڑا حیران کن بات ہے. 15 اپریل سے 30 اپریل تک میں پہلی جگہ پہ تھا. 1 مئی سے میں یہاں پہ ہوں. کہ تم اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، تم اس کے بارے میں کہو کہ پیسے لیے ہیں، پھر کون سا بندہ نہ تم جانتے ہو نہ کوئی کنسرن ہے، ایسا بیان دو گے تو کل تم پھنس سکتی ہو. میں بتاؤں تمہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے ان کو پہلے بھی یہی کہا ہے، میں نے ان کے سامنے بلکہ کہہ دیا تھا کہ جی میں اس پہ سائن نہیں کروں گا. اب یہ اس بنیاد کے اوپر تو یہ میں تو تمہیں سجیشن نہیں دوں گا. جھوٹ تو تم نے بولنا نہیں ہے، جھوٹ بولو گے تو کل یہ بندہ کون ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ، کیا نام ہے اس کا جو یہ بیان تم سے لے رہا ہے؟ وہ سر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے وقاص حسن. اچھا. اور جو انکوائری آفیسر ہے وہ نادیہ سندھو ہے. جو یہ تھا نا بیان جو تھا، یہ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے زبردستی ایک سادے پیج پہ سائن کروایا ہوا ہے مجھ سے یہ. اچھا اوکے ٹھیک ہے. سادے پیج پہ تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے اسٹامپ پیپر پہ ہم نے وہ کروانا ہے، وہ سائن کرے. نہیں وہ جھوٹا بیان تو میں کبھی بھی تمہیں سجیسٹ نہیں کروں گا. دو تم جھوٹا بیان. ہاں جی. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو وکیل ابو کو انہوں نے زبردستی دے دیا اپنے طور پہ، یہ جعلی دستخط کر کے، یہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا؟ ہاں جی سر، یہ وہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا. وہ ڈائریکٹر لیگل ہے جام صلاح الدین. اچھا. انہوں نے یہ خود ہی یعنی کہ کر کے اور وہ خود ہی کیا یہ. اچھا، انہوں نے خود ہی بیٹھ کے بنا کر یہ سارا اسی نے دیا تھا. ہاں جی. چلے صبح میں پھر ان کے پاس چلا ہے تو، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ میں یہ سائن نہیں کروں. اسٹیمپ پیپر میں نہیں دے سکتے. اور جھوٹا بیان ہے نا، جھوٹا کیسے دے سکتے بیان؟ ہاں جی. چلو اوکے. آپ نے یہ ریکارڈنگ سنی؟ یہ شخص بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب مجھ سے ایک بیان حلفی کے اوپر سائن کروایا جا رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرا بیگم آفیسرز کی ٹرانسفرز کروانے کے لیے فرح خان کا استعمال کرتی تھیں، اور فرح خان کا یہ کام میں جا کر کے کرتا تھا، ان سے پیسے لیتا تھا اور پھر فرح خان کو لا کے دیتا تھا، اور فرح خان وہ پیسے بشرا بیگم کو دیتی تھی. یہ بیان حلفی پہ سائن کروانا چاہ رہے تھے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ وی لاگ میں آج سے 5 دن پہلے ریکارڈ کر چکا تھا، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس شخص نے مجبور ہو کے اس بیان حلفی پہ سائن کر دیا ہے. اگلی گیم جو اب آنے والی ہے، وقت سے پہلے میں آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں،
इन्होंने उस शख्स से बयान हल्फी के ऊपर साइन लिए हैं, लिहाजा अब ये मुद्दा बना करके आपके सामने लाएंगे कि ये देखें फराह खान का मुलाजम कह रहा है कि मैं जा कर के ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र्स करता था और उनसे पैसे लेके फराह खान को ला करके देता था। पिछले 15 महीनों से राग अलाप रहे हो फराह खान की करप्शन का, ये कर लिया, अरबों लूट लिए, घंटा कुछ नहीं दिखा सके पाकिस्तानी कौम को। ये पाकिस्तानी कौम को ये आज तक कोई करप्शन उसकी नहीं बता सके। कभी बताते हैं घड़ी बेच दी, वो घड़ी आज जाके आप देखें, मैंने 1 साल पहले ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पड़ी हुई है मेरी रिकॉर्डिंग। मैंने दुबई की उस कंपनी के ऑनर को फ़ोन कर दिया था कि वो घड़ी कितने की बिकी है, उसकी कीमत क्या है। इंग्लिश में मैंने उससे बात की, वो रिकॉर्डिंग मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। You have posted on the social media on your Instagram, and it's called, I don't know the name, but it's Graf La Mecca. It's Mecca. The picture Yeah, of that's Mecca. Omega. Actually, sir, this was sold 3 years ago. So you mean yeah. this watch had been sold? Yeah, it has been sold, sir. Okay. How much was the price? How much was the price of watch? Yeah, I think my boss also replied to you. We sold at $250,000 USD, sir. It's a one piece, so. Okay, you mean $250,000? It was sold in 2019, 3 years ago, $250,000. घड़ी की कीमत ही $2.5 लाख थी। सऊदी अरब के शहजादे के जिस मुलाजिम ने वहाँ से ख़रीदी 2.5 लाख दे करके, फिर वो घड़ी पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में इमरान खान तोशा खाना को पैसे दे करके ख़रीद के आगे किसी पे बेचते हैं, तो ख़रीदने वाला वो नॉर्वे का ठग कह रहा है कि मैंने $1 मिलियन में ख़रीद ली। मतलब यार, पाकिस्तानी अवाम को कुछ भी बना लो तुम। 1 साल पहले मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया था। ये घड़ी 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 रोते रहे और उसके बाद उसकी करप्शन की दास्तान है। आज बता रहे हैं कि पैसे लेकर के ट्रांसफर्स करती थी। अरे भाई, दिखाओ ना लाके। जिनके ट्रांसफर्स किए, इस्लामाबाद में डीसी लगाया किसी को, कराची में डीआईजी लगा दिया किसी को, उसको बिठाओ, हुकूमती इदारों में काम कर रहे हैं आज भी वो लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ उनसे ना, वो आके हमें एविडेंस दिखाएं, बताएं हमें कि भाई ये मैंने पैसे दिए हैं, ये रसीद है, फराह खान को मैंने ये पैसे दिए। उनका बयान तो हमें दिखा दो। अब फराह खान का ही मुलाजिम उठा करके लाओगे और उससे ज़बरदस्ती 3 महीने हब्से बेजा में रखने के बाद बयान हल्फी पे साइन करवाओगे और बताओगे कि ये एविडेंस है। इसे आप एविडेंस कहते हैं। जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये थी कि बुशरा बेगम को गिरफ़्तार करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। इमरान खान को ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की गई 15 महीनों में। उसे मुल्क से बाहर जाने का कहा, उस पर गोलियां चलाई गईं, उसे जेल में डाल दिया गया, उस पर 180 पर्चे करवा दिए गए। सिर्फ एक मुतालबा था कि हकीकी आज़ादी से पीछे हट जाओ, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करने से पीछे हट जाओ। जिन लुटेरों को हमने मुसल्लत किया है उनको लूटने दो, हमें हमारा हिस्सा लेने दो। वो शख्स पीछे ना हटा। आज वो जेल से भी ये पैगाम दे रहा है कि मैं जेल के अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ। अब बजाय इसके कि बाहर जा कर के पाकिस्तान में जहाँ 24 करोड़ कैद हैं, मैं दीवारों के अंदर कैद बेहतर हूँ। तो अब नया हरबा ये है कि उसकी बीवी को गिरफ्तार करके उसे ब्लैकमेल किया जाए। अच्छा, वीलॉग के आखिर में आपको एक बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। बुशरा बेगम के साथ स्टैब्लिशमेंट की दुश्मनी कब शुरू हुई? ये सवाल आज हर कोई जानना चाहता है। स्टैब्लिशमेंट बुशरा बेगम के पीछे क्यों है? इंतहाई ऑथेंटिक ज़राए से मैं आज आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि बुशरा बेगम के साथ स्टैब्लिशमेंट की प्रॉब्लम इमरान खान की शादी से भी पहले की है। अब आपको पता है कि इंटेलिजेंस में बैठे हुए लोग आपके फ़ोन सुनते हैं, स्टेट के तमाम अहम लोगों के फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं। उनकी बहन बेटियों की आपस में की गई, अपने शोहरों से की गई बातों को भी सुना जाता है, रिकॉर्ड भी किया जाता है। मुख्तलिफ मौक़े पे आप ऐसी रिकॉर्डिंग सुनते भी हैं। तो जब इमरान खान साहब बुशरा बेगम से शादी करना चाहते थे तो वहाँ पे ये सारी बातें सुनी जा रही थी टेलीफोन्स के ज़रिए। तो इमरान खान को उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों ने बुशरा बेगम के साथ शादी करने से वाज़े अल्फाज में मना किया था। इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया था कि इनसे आप शादी ना करें। अब आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सबसे पहली ये है कि इमरान खान अकेला छड़ा, ना आगे कोई ना पीछे कोई, मिर्ज़ा घूम रहा है खाली। वो बेनिफिशरी था इनके लिए, जहाँ मर्जी लगा दें।
घर बसता है उसका, अगर वो शादी करता है, अगर करना भी चाहता है, तो कम से कम फिर रेहाम खान जैसी खातून के साथ शादी करे जिसके साथ हमारे भी रवाबित हों, जो हमें भी कुछ बताए, हमारी भी कुछ सुने। एक ऐसी खातून जो घरेलू खातून है, जिसका ना सियासत के साथ कोई ताल्लुक है, ना सहाफत के साथ कोई ताल्लुक है, ना इस तरह के कामों में वो मुलव्विस है, वो अगर इमरान खान के घर में आ जाएगी तो ब्लैकमेलिंग का रास्ता ही बंद हो जाएगा। बहुत सारे सियासतदान हो रहे हैं ब्लैकमेल आपके इस मुल्क के अंदर, इंटेलिजेंस इदारों के जरिए। कोई बीवी की वजह से हो रहा है, कोई बेटी की वजह से हो रहा है, कोई बहन की वजह से हो रहा है। तो इमरान खान साहब अगर इस खातून से शादी कर लेंगे जो टोटल एक घरेलू खातून है, खुद उसकी जात का किरदार इमरान का ऐसा है कि ब्लैकमेल ही नहीं होता, तो फिर ऐसी खातून वारा नहीं खाती थी डीप स्टेट को। इस मुल्क के अंदर जो खुफिया ताकतें इस मुल्क को चला रही हैं और जो भोंडा तरीका, घटिया तरीका मुल्क चलाने का है, वो उसके लिए मुनासिब नहीं थी। तो उसी वक्त मना कर दिया गया था इमरान खान साहब को शादी करने से। और जो वीडियोस आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बुशरा बेगम ने ISI के चीफ की ट्रांसफ़र करवा दी और उसके बाद फिर इदारे के अंदर उनके खिलाफ नफरत फराह खान के ज़रिए। अच्छा, आपको लगता है कि फराह खान ISI के चीफ की ट्रांसफ़र करवा सकती है? अहमकों की दुनिया में रहते हैं वो लोग जिन्हें यह लगता है कि फराह खान ISI का चीफ ट्रांसफ़र कर सकती है, उसकी पोस्टिंग हटा सकती है वहां से। फराह खान ने उस्मान बुज़दार को लगा दिया। अबे कौन लोग हो यार? 22 साल की मेहनत के बाद जो पार्टी उस शख्स ने बनाई और यहां पे वो पहुंचा, वो फराह खान के फोन के ऊपर या उसके कहने के ऊपर पंजाब का वजीर आला लगाएगा, ISI का चीफ हटाएगा। अहमकों की दुनिया में रहते हैं वो लोग और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की सनसनीखेजी फैलाते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर। यह था आज के वीलॉग का सच, ये थी आज की स्टोरी। देखते रहिएगा अलीज़ई व्लॉग्स। मिलते हैं अगले वीलॉग के अंदर जिसमें कुछ और बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ डिस्कस करनी है।